Hello dear TYPSC. So in the last lecture we have seen the different types of cells which does the function of phagocytosis, and here in this lecture we are going to see the actual process of the phagocytosis which is done by the phagocytes like neutrophils, like macrophages and like dendritic cells, how they perform the phagocytosis process. I am sure you must be aware about the phagocytosis in the previous standards, but here we are going to see again the detailed presentation of the phagocytosis. So now talking about the phagocytosis, we know that the phagocytosis is the process where a cell engulfs the antigen, processes it using some enzymes or some different actions, and kills it, and then releases it outside the body or body of the phagocytic cell. So it is in the scientific language we can say it is a mechanism by which the cells engulf and carry the particles into the cytoplasm, and the cells which perform the phagocytosis is the phagocytes. So here the phagocytes, they does the function of phagocytosis so as to eliminate the पैथोजन और द एंटीजन. वो क्या करने वाले हैं, एनगल्फ करेंगे, कुछ तो भी उसका प्रोसेसिंग करेंगे, एंड देन इट विल रिलीज इट आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ द रेसिड्यूज. सो हम आज ये डिटेल में प्रोसेस देखने वाले कि कैसे फैगोसाइटोसिस जो है वो बॉडी में परफॉर्म की जाती है बाय द फैगोसाइट्स. So now here is a diagrammatic representation about the phagocytosis कि कैसे प्रोसीजर होती है. So the first step of the phagocytosis is chemotaxis. Wait a second, I will show. It is the chemotaxis or the adherence of the microbe to the phagocytes. तो फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली क्या होने वाले है, कोई भी एंटीजन हो उससे जाके ये फैगोसाइट या फिर मैक्रोफाज हो, डेंड्राइटिक सेल हो, न्यूट्रोफिल हो, उसने जाके बाइंड होना है. तो अभी ये कैसे होगा, तो क्या होगा, एक केमोटैक्सिस ये प्रोसीजर होगी. मतलब क्या, अगर कहीं इंजरी हुई, कहीं इन्फेक्शन हुआ, तो उस साइट से कुछ केमिकल्स रिलीज होंगी. दोज केमिकल्स आर लाइक गोइंग टू अट्रैक्ट दिस फैगोसाइट्स लाइक मैक्रोफाजेस हो, डेंड्राइटिक सेल हो, न्यूट्रोफिल्स हो, उनको पता लगने वाला है. वो केमिकल की वजह से क्या होगा, वो वहाँ पे पहुँच जाएगी जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जहाँ पे हुआ है वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया है, जो भी एंटीजन है, उसको जाके इसको बाइंड होना है. तो वो बाइंडिंग कैसे होती है, तो वो बाइंडिंग जो मैंने आपको सिखाया था कि वो जो हमारे सेल्स होते हैं, मैक्रोफाजेस हो, डेंड्राइटिक सेल्स हो, उनमें कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते लाइक दिस. वो एक तो साइटोप्लाज्म के ऊपर हो सकते हैं या वो मेम्ब्रेन के ऊपर हो सकते हैं, डिपेंड्स. तो ये जो रिसेप्टर्स है, इनमें क्या एबिलिटी है, मैंने आपको सिखाया था कि ये कुछ यूनिक स्ट्रक्चर जो होते हैं बैक्टीरिया में, वायरस में, जैसे कि डीएनए हो, आरएनए हो, या फंगाई में भी कुछ मेम्ब्रेन हो, इवन फ्लैजिलिन जैसे प्रोटीन हो या लिपोपॉलीसैकेराइड्स हो, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं रिसेप्टर्स. एक तो ये ऐसे जाके उस बैक्टीरिया को बाइंड करेंगे, या फिर उनको जो मैंने आपको डिफेंसेस वगैरह प्रोटीन सिखाए थे, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आपको मैंने सिखाया था, वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या करेंगे, वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन पहले ये बैक्टीरियल सेल पे जाके अडेर होंगे लाइक दिस फॉर्म में, वो उस पर जाके अडेर होंगे, या फिर कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो भी जाके उस पर अडेर होंगे. तो इसकी वजह से क्या होगा, ये भी एक सिग्नलिंग ही होता है उस. तो इस पे जो रिसेप्टर होते हैं ना, इस सेल पे, हमारे मैक्रोफाज पे हो या डेंड्राइटिक सेल पे, ये रिसेप्टर जाएंगे, इसको जाके बाइंड होंगे. तो ये जो भी ऑप्सोनिन्स है, उनको ऑप्सोनिन्स बोला जाता है. जो भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हो या कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन फैक्टर या इंटरफेरॉन्स भी हो, तो ये इनको जाके रिकग्नाइज करते हैं और उनको जाके ये रिसेप्टर्स बाइंड होते हैं, और उसी के साथ मैक्रोफाज भी उनको जाके बाइंड होती है. तो ये होता है. और इवन अगर हम बात करें नॉर्मल बाइंडिंग की भी, अगर नॉर्मल बाइंडिंग की भी बात करें, तो जनरली जो भी बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे मे बी लिपोपॉलीसैकेराइड, दे मे बी फ्लैजिलिन, दे मे बी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, वॉट एवर दे वांट, वो उसके बेसिस पे भी उनको बाइंड हो सकते हैं. तो ये पहली प्रोसेस हुई टू बाइंड द बैक्टीरियल सेल अटैचमेंट, वी कैन से इन द सिंपल लैंग्वेज. तो ये किससे होती है, केमोटैक्सिस से. देन द सेकंड स्टेप इज द इंजेक्शन ऑफ द माइक्रोब बाय द फैगोसाइट्स. तो ये कैसे होता है, तो ये जो फैगोसाइट होती, लाइक ये मैक्रोफाज है सपोज, तो उसने अभी बैक्टीरियल सेल को ये बाइंड किया है. तो ये क्या करेगी,
ये अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे एक्सटेंड करेंगी, उसको कुछ तो ऐसे लोब्स या कह सकते हैं हम, या कुछ एक्सटेंशन ब्रांचेस फॉर्म करेगी, ये इसको पूरी कवर करेगी बैक्टीरियल सेल को। तो ये सेल को कवर करने के बाद क्या करेगी, ये सेल को ऐसे अंदर लेगी और फिर से नॉर्मल शेप ले लेंगी। तो ये क्या हुआ, एनगल्फमेंट किया उसने, या इंजेक्शन किया। तो ये ऐसे बैक्टीरियल सेल विल engulf it or ingest it by forming the some type of branches over it, and then like plasma membrane will be extended and it will completely cover that bacterial cell or the antigen, and then it will engulf it. Then the third step here is द फॉर्मेशन ऑफ फैगोजोम। तो ये फैगोजोम क्या है, सिंपल लैंग्वेज में जो मैंने अभी बोला कि ये जो एनगल्फमेंट होती है सेल की, तो वो ऐसे एक सर्कुलर लाइक उसके अराउंड एक वॉल फॉर्म हो जाती है उस बैक्टीरियल सेल के अराउंड। अभी ये तो बाइंड है रिसेप्टर को, इस बैक्टीरियल सेल के अराउंड वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। वो वॉल फॉर्मेशन और इसकी वजह से क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैगोजोम। तो ये फैगोजोम है जो लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो जिसमें बैक्टीरिया या फिर एंटीजन इज प्रेजेंट एंड इट इज़ इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द मैक्रोफाज हो या डेंड्राइटिक सेल हो, जो भी फैगोसाइटिक सेल हो, फैगोसाइटिक सेल सॉरी। तो ये होता है थर्ड प्रोसेस में। तो फैगोजोम फॉर्मेशन हुआ। अभी फैगोजोम फॉर्मेशन होने के बाद थर्ड प्रोसीजर जो होती है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फैगोलाइजोजोम। तो ये फैगोलाइजोजोम क्या है, इसके नाम में ही है। फैगो मीन्स like phagocyte or the phagosome, और lysosome means lysosome, we know lysosome is a part of the cell। तो ये दोनों का जब फ्यूजन होता है फैगोजोम का एंड लाइजोजोम का, तो इसको टुगेदर बोला जाता है फैगोलाइजोजोम। तो ये जो फैगोलाइजोजोम है, व्हेन दिस फैगोसाइट इज कमिंग गोइंग लाइक फैगोजोम इज गोइंग टू like bind to the lysosome, then they both will fuse and they form a common structure which is the phagolysosome। तो ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये फैगोजोम यहाँ से लाइक यहाँ पे इनगल्फमेंट हुई, ये फैगोजोम फॉर्मेशन हुआ एंड दिस इज द फैगोलाइजोजोम, जो लाइजोजोम को जाके बाइंड होके इट लीड्स टू द स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ फैगोलाइजोजोम। सो ये हुआ फॉर्मेशन ऑफ फैगोलाइजोजोम। तो ये फोर्थ स्टेप है कि हमारा जो फैगोजोम है, इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द फैगोलाइजोजोम बाय द फ्यूजन ऑफ फैगोजोम विद द लाइजोजोम। अभी हुआ फैगोलाइजोजोम का फॉर्मेशन। इसके बाद क्या होगा, डाइजेशन होगा। जो एक्चुअल हमें क्या करना है, हमें मतलब मैक्रोफाज को क्या करना है कि बैक्टीरिया को किल करना है। तो ये कैसे होगा, ऑब्वियसली कुछ तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, कुछ तो एंजाइम्स एक्ट करेंगे, कुछ रेडिकल्स एक्ट करेंगे, कुछ ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। उससे क्या होगा, डाइजेशन होगा जो भी माइक्रोब है उसका। अभी यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है कुछ तो एंजाइम्स वगैरह एक्टिविटी होती है, लाइक लाइजोजाइम्स की एक्टिविटी होगी, जिससे रेसिड्यूज फॉर्म हो और वो सेल जो है वो किल हो जाए। तो ये रेसिड्यूज फॉर्म होती है। ये रेसिड्यूज अभी क्या होगा, उनका डाइजेशन होने के बाद दे आर गोइंग टू फॉर्म द रेसिड्यूज जो उस पर्टिकुलर फैगोलाइजोसोम में ही प्रेजेंट है, वो थोड़ी माइग्रेट हो जाएगी। देन वो रेसिड्यू को डिस्चार्ज किया जाएगा। तो उसको क्या बोला जाता है, इस डिस्चार्ज प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस बोला जाता है। तो ये एक्सोसाइटोसिस होगा लाइक वो जो भी रेसिड्यूज फॉर्म हुए आफ्टर द किलिंग ऑफ द सेल, बैक्टीरियल सेल, तो उसको एलिमिनेट करने के प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, एक्सोसाइटोसिस। तो ये होती है फैगोसाइटोसिस की प्रोसीजर। अब इसमें आपके सिलेबस में है कि ऑक्सीडेटिव एंड द नॉन ऑक्सीडेटिव काइंड ऑफ द फैगोसाइटोसिस। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दोनों प्रोसीजर जो है वो एक ही स्टेप में होती है, विच इज़ जब ये आपका जो किलिंग का मैंने आपको बताया कि कुछ तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, कुछ तो भी डाइजेशन वगैरह होता है, जिससे वो सेल, बैक्टीरियल सेल इज़ गोइंग टू बी किल्ड। तो ये प्रोसीजर टू वेज में होती है, एक तो इट विल बी ऑक्सीजन डिपेंडेंट और इट विल बी ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। अगर ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस की बात करें, जो भी इंट्रासेलुलर किलिंग है, मतलब सेल के अंदर है अभी वो बैक्टीरिया, अब उसमें जो प्रोसेस होने वाली किलिंग के लिए, अगर उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है देन इट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिपेंडेंट। अगर उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, कुछ आयंस इन्वॉल्व नहीं है, देन इट इज़ कॉल्ड एज द ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। अगर ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो हमारे जो मैक्रोफाजेस है या कोई भी न्यूट्रोफिल्स है, उनमें एक एबिलिटी रहती है कि वो जब एनगल्फमेंट
लाइक बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हैं, उनको एनगल्फ वगैरह करते हैं, तो उनमें ऑक्सीजन का जो लेवल है ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज वो ऑक्सीजन ज़्यादा एवोपरेट करने लग सॉरी नॉट एवोपरेट इंजेस्ट करने लगते हैं, तो उसकी वजह से दे हैव द हाई ऑक्सीजन लेवल। तो उनमें ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से उनमें जो है O2 लेवल ज़्यादा होता है, तो वो O2 जो है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सुपर ऑक्साइड। वो किसके मदद से होता है? बाय द एंजाइम विच इज गिवन हियर NADPH ऑक्सीडेज। NADPH ऑक्सीडेज को फैगोसाइट ऑक्सीडेज भी बोला जाता है। तो ये क्या करेगी? जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है उसका कन्वर्जन करेगी इनटू द सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड फॉर्म होने के बाद वो सुपर ऑक्साइड गेट्स decayed into the like it also leads to the formation of the hydroxide radical और इवन इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ H2O2। H2O2 का अगर आपको पता होगा तो H2O2 इज़ वेरी टॉक्सिक और वो बैक्टीरिया की लाइसिस करता है। आपने कहीं हाइड्रोजन पेरोक्साइड टेस्ट की होगी तो आपको पता होगा। सो ये जो है ये प्रोसेस पूरी ऑक्सीजन की मदद से होती है कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आएगा, उसका सुपर ऑक्साइड किया जाएगा यूजिंग द एंजाइम NADPH ऑक्सीडेज। फिर वो सुपर ऑक्साइड का कन्वर्जन होगा H2O2 में या फिर OH रेडिकल में, जो किलिंग करेंगे बैक्टीरिया का। रेडिकल्स जो है वो ऑक्सीडेशन करके उसका किलिंग करेंगे। तो ये H2O2 आपको पता है वो बहुत टॉक्सिक होता है, तो इजीली वो बैक्टीरिया को किल करता है। तो ये प्रोसीजर अगर हो देन इट इज़ ऑक्सीजन डिपेंडेंट। अदर देन दिस एक और ऑक्सीजन डिपेंडेंट का मैकेनिज्म है, पर्टिकुलरली इन द न्यूट्रोफिल्स। द न्यूट्रोफिल्स के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उसमें जो है एक एंजाइम रहती है, तो वो क्या करती है, विच इज़ अ माइलियो पर ऑक्सीडाइज। जो माइलियो पर ऑक्सीडेज नाम के एंजाइम है वो क्या करती है, वो क्या करेगी, जो भी ऑक्सीजन है उसका फॉर्मेशन करेगी इनटू द हाइपोक्लोरस एसिड। लाइक हमने बोला H2O2 फॉर्म होता है, तो वो H2O2 का आगे जाके ये प्रोसेस क्या करेगी, माइलियो पर ऑक्सीडेज, वो आगे जाके उसका H2O2 फॉर्म करेगी एंड द क्लोराइड आयन फॉर्म करेगी। अभी ये जो HOCl जो भी हाइपोक्लोरस एसिड फॉर्म होता है ये आगे जाके H2O2 के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट होता है एंड इट विल लीड टू द फॉर्म ऑफ द लाइक सिंगलेट ऑक्सीजन, जो बहुत रिएक्टिव स्पेसिस है ऑक्सीजन का। एंड ये जो है न्यूट्रोफिल्स में ये ग्रैन्यूल्स में होता है, वो ग्रैन्यूल्स में ये एंजाइम होती है माइलियो पर ऑक्सीडेज। ये क्या करती है, वो तो पहले H2O2 के पहले मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगी, उसको वो कन्वर्ट करेगी इनटू द हाइपोक्लोरस एसिड एंड जो सेकंड मॉलिक्यूल है उससे ये हाइपोक्लोरस एसिड रिएक्ट होके जो सिंगलेट ऑक्सीजन फॉर्म करेगा वो बहुत टॉक्सिक है, ये जाके बैक्टीरिया को फिर किल करेगा। अभी थोड़ा मैकेनिज्म डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड, बट अगर प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा। तो देन द सेकंड थिंग हियर हैपन्स इज कि जो मैक्रोफाज होता है उनमें अगेन देयर इज़ द प्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रिक एसिड। अब मैक्रोफाज में नाइट्रिक एसिड, अब एसिड का आपको पता है इट इज़ नॉट गुड फॉर एनीथिंग, मतलब बैक्टीरिया के लिए भी और हमारे लिए भी। तो ये नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से दे विल अगेन लाइक वायरस में पर्टिकुलरली वो रेप्लिकेशन नहीं होने देता। तो दिस इज़ द पर्टिकुलर मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन डिपेंडेंट, जहाँ पे हर जगह पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, इसकी वजह से इट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिपेंडेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म। अभी वी सी द ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म बहुत ईजी है टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यहाँ पे कुछ ज़्यादा रोल नहीं है। हियर द रोल मेन रोल प्लेड बाय इज़ बाय द एंजाइम्स। तो ये जो एंजाइम्स है क्या करते हैं, हमारे जो लाइजोसोम में आपने आई थिंक सुना होगा कि लाइजोसोम में जो pH रहता है या फिर फैगोसोम में जो pH रहता है वो बहुत लो रहता है, एंड इवन उनमें एंजाइम्स भी रहती है, लाइजोजाइम्स वगैरह। देन देर आर प्रोटेजेस, देर आर इवन डिफरेंट आयंस आर देयर, प्रोटीन्स आर देयर, जो हैविंग दे हैव दैट एबिलिटी कि वो इवन फॉस्फोलाइपेसिस, जो फॉस्फोलिपिड लेयर है बैक्टीरिया की, वो किल करने के लिए। तो ये जो एंजाइम है वो लो pH में ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो ये जो फैगोसोम में या लाइजोसोम में या फैगोलाइजोसोम में जो है pH ज़्यादा होने की कम होने की वजह से क्या होता है, ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाती है। तो ये एक्टिवेट होने की वजह से वो अपनी एक्टिविटी करेगी, लाइसिस करेगी बैक्टीरिया का। एंड इवन कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं वो भी हेल्प करते हैं लाइसिस में। तो ये बस इतना सिंपल मैकेनिज्म कि वहाँ पे ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। वो एंजाइम्स जो है वो बस pH पे डिपेंडेंट है, तो वो pH लो होता है। अदर देन डैट जो है द न्यूट्रोफिल्स की बात करें, कभी कभी उनमें लैक्टोफेरिन नाम का एक कंपोनेंट रहता है या प्रोटीन रहता है। जो लैक्टोफेरिन है न्यूट्रोफिल्स में, इट हैज़ दैट एबिलिटी ऑफ आयन चिलेटिंग।
आयन चिलेटिंग मतलब क्या, आयन का रिमूवल करना। तो ये आयन रिमूवल एबिलिटी की वजह से वो सेल को ईजिली किल करता है। तो यही जो है प्रोसेसेस होती है इन द फैगोसाइटोसिस, ऑक्सीजन डिपेंडेंट एंड ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 2 एंजाइम्स यू नीड टू रिमेंबर इन द ऑक्सीजन डिपेंडेंट, इट इज़ NADPH ऑक्सीडेज, या तो NADPH फैगोसाइट, उस फैगोसाइट भी बोला जाता है, फैगोसाइटेज भी बोला जाता है। एंड अदर देन दैट माइलियो ऑक्सीडेज भी एंजाइम है, जो दोनों एंजाइम हेल्प करने वाली। एंड जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है उसमें कुछ नहीं, pH लो हो जाता है, इसकी वजह से एंजाइम जो है, जैसे लाइजोजाइम आप याद रख सकते हो, वो एक्टिवेट हो जाती है और वो किलिंग करती है। यही एनिवन लैक्टोफेरिन, अगर न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो वो लैक्टोफेरिन आयन चिलेटिंग मॉलिक्यूल है, तो वो आयन चिलेशन करता है, आयन का रिमूवल करता है फ्रॉम द बैक्टीरिया। आयन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जो अगर बैक्टीरिया में नहीं रहा तो वो किल हो जाती है। So here it is like process of the antigen killing or the bacterial killing or even virus killing। तो ये जो मॉलिक्यूल्स अभी इंजेक्शन हुआ, ये जो भी हमने देखा लाइसिस हुआ वगैरह, अब इसका जो है रेसिड्यू फॉर्म हो जाता है, और ये रेसिड्यू जो है वो एज एन सरफेस पे प्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द MHC मॉलिक्यूल, जो हम आगे जाके देखने वाले MHC क्या होता है। तो ये जो MHC मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से वो मैक्रोफाजेस जो है वो जाके हमारे B सेल T सेल उनको सिग्नलिंग करते हैं, यही काम है MHC मॉलिक्यूल्स का। तो ये जो है इंजेक्शन होने के बाद जो रेसिड्यूज बाहर जो है वो दे आर थ्रोन आउट ऑफ द मैक्रोफाज और द फैगोसाइट। तो ये जो थ्रोइंग की जाती है उस फैगोसोम की, इसको बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस। तो ये प्रोसीजर है लास्ट फेज ऑफ द फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सिंपल लैंग्वेज में पहले वो अटैच हो जाएगा बैक्टीरिया, फिर वो फैगोसोम फॉर्मेशन इंजेस्ट करेगा, फिर वो फैगोसोम फॉर्मेशन करेगा, फैगोसोम फॉर्मेशन के बाद फैगोलाइजोसोम फॉर्मेशन करेगा, फैगोलाइजोसोम के बाद इट विल एडजस्ट इट, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्सोसाइटोसिस। तो ये प्रोसीजर है, और ये 2 वेज में होती है, एक तो ऑक्सीजन की मदद से होती है या तो इंडिपेंडेंटली होती है। सो दिस इज द phagocytosis. I hope you have understood. In the next lecture we are going to see the one more type of the pathway which is involved in the immune system, which is coagulation pathway, and also along with that complement pathway भी हम देखने वाले। So I hope you have understood this point. I will forward you the notes. Thank you.